हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी के अंदर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश की हम बात कर रहे थे। हमने बात कर ली थी दोस्तों गुहिल या गुहिलादित्य मेवाड़ के संस्थापक की। दोस्तों, उसके अलावा हमने बात की थी दोस्तों काल भोज की, जिसे बप्पा रावल उपाधि दी गई थी। और ये साथ ही साथ हमने एक और बात कर ली थी दोस्तों अल्हट या आलू रावल, जिसने दोस्तों मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रचलन या फिर नौकरशाही को चलाया था। किसने? अल्हट या आलू रावल ने। दोस्तों उसके अलावा हमने बात की थी दोस्तों शेम सिंह की, सामन सिंह की। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र सिंह की, जैत्र सिंह की बात करेंगे। दोस्तों, हमने जैत्र सिंह के बारे में कल मैंने आपको बताया भी था कि हम जैत्र सिंह की बात करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही शूरवीर और एक प्रतापी शासक थे। किसके? मेवाड़ के। दोस्तों, मेवाड़ के बहुत ही प्रतापी शासक थे। कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का जो कार्यकाल आता है दोस्तों, वो आता है 1213 से 1253 तक इनका कार्यकाल आता है दोस्तों। किसका? जैत्र सिंह का। ये इनका कार्यकाल आता है दोस्तों। जैत्र सिंह की बात करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले। तो इनके समय के अंदर जो दिल्ली के अंदर है दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी। दिल्ली वंश में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 में, इधर मैं लिख देता हूं दिल्ली की बात करते हैं। तो 1206 के अंदर दोस्तों, 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना होती है। कहां पे होती है? दिल्ली में। और ये गुलाम वंश 1206 से 1290 तक राज करता है दिल्ली पर। दोस्तों, 1206 से 1290 तक राज करता है दिल्ली पर। कौन दोस्तों? गुलाम वंश। गुलाम वंश राज करता है दोस्तों 1206 से 1290 तक। इस गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का काल आता है दोस्तों 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है दोस्तों, 1206 से 1210 तक। 1210 से दोस्तों 1236 तक इसी का दामाद होता है, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। वो शासन करता है दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश। ये राज करता है किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। 1206 से 1210 से 1236 तक दोस्तों। और इसका कार्यकाल था 1213 से 1253 तक जैत्र सिंह का। तो जैत्र सिंह के कार्यकाल के अंदर ही कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। और ये इल्तुतमिश आक्रमण करता है किस पे दोस्तों? जैत्र सिंह पर। जैत्र सिंह की राजधानी का क्या नाम था दोस्तों? राजधानी का मैंने नाम बताया था आपको। राजधानी है जैत्र सिंह की नागदा। ये नागदा राजधानी किसकी है? जैत्र सिंह की। और इस जैत्र सिंह के दो सेनापति होते हैं दोस्तों। जैत्र सिंह के दो सेनापति होते हैं, जिसका हम नाम है क्या क्या आते हैं? एक का नाम आता है दोस्तों मदन, और दूसरे का नाम आता है दोस्तों बालाक। ये बालक नहीं है दोस्तों, बालाक है। एक का नाम आता है मदन, दूसरे का नाम आता है दोस्तों बालाक। अब ये इल्तुतमिश आक्रमण करता है दोस्तों। यह आक्रमण कहां करेगा? इस नागदा पर। आक्रमण कब करता है दोस्तों? आक्रमण करता है 1227 के अंदर। युद्ध का नाम होता है बैटल ऑफ भूताला। बैटल ऑफ भूताला या फिर भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध ये होता है दोस्तों कब? 1227 में। किस किस के मध्य में होता है?
मेवाड़ के रावल रतन सिंह मेवाड़ के जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में ये युद्ध होता है, जिसका नाम होता है भूताला का युद्ध। कब होता है? 1227 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड ग्रेड के अंदर ये 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भूताला का युद्ध किन के मध्य हुआ था। तो भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में 1227 के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है, इस युद्ध के अंदर दोस्तों पराजय होता है या फिर हार हो जाती है किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की हार होती है दोस्तों, और विजय कौन हो जाता है इस युद्ध में? जैत्र सिंह। विजय होता है दोस्तों जैत्र सिंह, और हार हो गई इसके अंदर इल्तुतमिश की। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था इसकी राजधानी नागदा पर, तो नागदा नष्ट हो जाती है, बुरी तरह से नष्ट हो जाती है नागदा। दोस्तों नागदा बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब नागदा नष्ट हो गई तो जो है जैत्र सिंह वो क्या करता है? तो जैत्र सिंह ने नई राजधानी का निर्माण किया, नई राजधानी बनाई दोस्तों। नई राजधानी का नाम क्या है? नई राजधानी बनाता है जिसका नाम आता है चित्तौड़गढ़। नई राजधानी का नाम आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़, और ये पहली राजधानी होती है जिसका निर्माण कौन करता है? जैत्र सिंह। अर्थात पहली बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? तो पहली बार चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने। मेवाड़ के शासकों की जब बात आती है तो सबसे पहले जैत्र सिंह ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, इसी जैत्र सिंह के बारे में। तो दोस्तों जैत्र सिंह की यदि मैं बात करूं तो जैत्र सिंह का जो कार्यकाल आता है 1213 से 1253 के मध्य में आता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और देखी जाए तो इसी समय दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन चल रहा था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल होता है 1206 से 1210 तक। दोस्तों 1210 के अंदर इसी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद आता है जिसका नाम आता है दोस्तों इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली के अंदर राज किया था 1210 से 1236 ईस्वी तक, और इसी के समकालीन था दोस्तों कौन? इल्तुतमिश के समकालीन था दोस्तों जैत्र सिंह, और इस जैत्र सिंह पर इल्तुतमिश आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? जैत्र सिंह पर। कब करता है दोस्तों? 1227 के अंदर। युद्ध का नाम होता है दोस्तों भूताला का युद्ध। ठीक है दोस्तों, भूताला का युद्ध होता है 1227 में, और इल्तुतमिश आक्रमण करता है जैत्र सिंह की राजधानी नागदा पर, और नागदा दोस्तों बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये नागदा इस युद्ध के अंदर नागदा बुरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन इल्तुतमिश की इस युद्ध के अंदर दोस्तों हार हो जाती है और विजय होती है जैत्र सिंह की। इसमें जैत्र सिंह जीत जाता है दोस्तों, और इस विजय के उपरांत जैत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी का निर्माण करवाया जिसका नाम आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। और ये मेवाड़ के पहले शासक थे, मेवाड़ राजवंश या गोहिल वंश के, जिसने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। इससे पहले चित्तौड़ से पहले नागदा और आहाड़ी इनकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। तो ये तो इनके बारे में हो गया दोस्तों। अब इनके बारे में एक चीज और है दोस्तों कि इनके बारे में वर्णन या फिर जानकारी कहां से मिलती है। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों दोस्तों जो जानकारी है वो कहां से मिलती है हमें? तो जानकारी मिलती है दोस्तों हम्मीर मदमर्दन से। हम्मीर मदमर्दन से इसकी जानकारी मिलती है। अब इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे दोस्तों? इस ग्रंथ के रचयिता तो दोस्तों हमने जब जालोर की चौहान पढ़ी थी, जब भी मैंने बात की थी हम्मीर देव चौहान की बात की थी, तो मैंने बताया था आपको दोस्तों कि जो सारंगधर है, सारंगधर ने हम्मीर देव के बारे में ग्रंथ लिखा था। उसके अलावा
जो हमारे नयन चंद्र सूर्य है जिसने हम्मीर महाकाव्य लिखा था। उसके अलावा दोस्तों चंद्रशेखर थे जिन्होंने हम्मीर 8 लिखा था दोस्तों, हम्मीर रासो लिखा था। तो वो तो हम्मीर जो थे वो उनके बारे में थी, लेकिन जो ये हम्मीर मदमर्दन है दोस्तों, ये किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जो भूताला का युद्ध हुआ इसके बारे में जानकारी देती है दोस्तों। ये साथ ही साथ दोस्तों इसके जो रचयिता आते हैं उनका नाम आता है दोस्तों नयन चंद्र सूरी ना होते हुए ये दूसरे थे जिनका नाम आता है दोस्तों जयसिंह सूरी। क्या नाम आता है दोस्तों? जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी। दोस्तों जो हम्मीर महाकाव्य आता है, जो आता है रणथंभौर के चौहान वंश का, उनका नाम था नयन चंद्र सूरी और ये होते हैं जयसिंह सूरी। इस जयसिंह सूरी की हम्मीर मदमर्दन में जानकारी मिलती है जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। दोस्तों इस हम्मीर मदमर्दन ग्रंथ के अंदर जो हम्मीर है दोस्तों, क्या है? हम्मीर। दोस्तों ये हम्मीर किसे कहा गया है? तो ये हम्मीर इल्तुतमिश को कहा गया है दोस्तों। इल्तुतमिश को हम्मीर बताया गया है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये बात थी इसी के बारे में। साथ ही साथ यदि मैं और भी आगे बात करूं किसके बारे में? जैत्र सिंह के बारे में। तो दोस्तों जैत्र सिंह के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो 1248 के अंदर दोस्तों, कब दोस्तों? 1248 में। दोस्तों 1248 में जो दिल्ली के सुल्तान थे, सुल्तान का नाम क्या आता है दोस्तों? सुल्तान का नाम आता है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम आता है दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद आता है दोस्तों। इस नासिरुद्दीन महमूद को पराजित किया था किसने? जैत्र सिंह ने। जैत्र सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को पराजित किया जैत्र सिंह ने दोस्तों, और इसे वापस खदेड़ दिया दिल्ली की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों जो हम्मीर देव चौहान जैत्र सिंह है, इस जैत्र सिंह के बारे में और भी यदि मैं बात करूं तो जैत्र सिंह के बारे में दोस्तों एक चीरवा का शिलालेख आता है। कौन सा दोस्तों? चीरवा। ये चीरवा का शिलालेख है दोस्तों जिसमें जैत्र सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ये जानकारी क्या होती है दोस्तों कि जैत्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक था दोस्तों। जानकारी मिलती है दोस्तों चीरवा के शिलालेख में कि जैत्र सिंह शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था जिसके समय में मालवा, गुजरात और जांगल प्रदेश और दिल्ली के शासकों ने कभी भी जैत्र सिंह को पराजित नहीं कर पाए। ये जानकारी मिलती है किसमें? चीरवा के शिलालेख के अंदर। क्या क्या जानकारी थी दोस्तों चीरवा के शिलालेख में? कि जो जैत्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। साथ ही साथ इस जैत्र सिंह ने दोस्तों कभी भी मालवा, गुजरात, जांगल प्रदेश और दिल्ली के शासकों से कभी भी ये पराजित नहीं हुए। कौन दोस्तों? जैत्र सिंह। तो ये आती है दोस्तों जैत्र सिंह के बारे में कुछ बातें थी जिसकी हमने बातें कर ली हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो मेवाड़ के शासकों की राजधानी आती है जिसका नाम आता है दोस्तों आहड़। इस आहड़ को भी दोस्तों जैत्र सिंह ने चालुक्यों से छुड़ाया था। किससे? चालुक्यों से। चालुक्यों से दोस्तों छुड़वाया। किसने छुड़वाया? जैत्र सिंह ने। एक बात और आती है दोस्तों, हमारे इतिहासकारों हैं जिसका नाम आता है दशरथ शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? दशरथ शर्मा। दोस्तों इस दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के काल को मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। किसका? मेवाड़ का जो मध्यकालीन इतिहास है, यानी मध्य जो मेवाड़ था इसके काल को, जैत्र सिंह के काल को दशरथ शर्मा ने उसका स्वर्ण काल कहा है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये दशरथ शर्मा ने कहा था जयत्र सिंह को। जयत्र सिंह के काल को जयत्र सिंह के काल को दोस्तों मध्यकालीन जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। क्या दोस्तों? स्वर्ण काल, गोल्डन एरा। स्वर्ण काल कहा है किसने? दशरथ शर्मा ने जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। तो ये एग्जाम्स के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? दशरथ शर्मा ने कहा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं इसी जयत्र सिंह के बारे में। हमें दोस्तों अभी के अभी से अच्छे से याद करके चलना है, किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ना है। एग्जाम्स के अंदर दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं जयत्र सिंह की। तो जयत्र सिंह का कार्यकाल आता है 1213 से लेकर 1253 के बीच। राजधानी का नाम आता है दोस्तों नागदा। इनके दो प्रमुख सेनापति होते हैं मदन और बालाक। ठीक है दोस्तों, इसी के काल के अंदर दोस्तों इन्हीं के समकालीन दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी जा चुकी थी। और इनके समकालीन जो शासक थे इल्तुतमिश थे दोस्तों। इसी इल्तुतमिश ने दोस्तों 1227 के अंदर भूताला के युद्ध में नागदा पर आक्रमण किया था। युद्ध होता है दोस्तों भूताला का युद्ध 1227 में। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर 2016 सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भूताला युद्ध किन दोनों के मध्य में हुआ था। तो दोस्तों भूताला का युद्ध मुख्य युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें पराजय या हार हो जाती है इल्तुतमिश की, और विजय कौन होता है दोस्तों? जयत्र सिंह। मेवाड़ के शासक जयत्र सिंह इसके अंदर विजय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस युद्ध के अंदर जो नागदा राजधानी थी मेवाड़ की, वो बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो इसके बाद एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं जयत्र सिंह, जिसका नाम आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ को। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो इस युद्ध है 1227 के युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो हमीर मदमर्दन, जिसके रचयिता थे दोस्तों जयसिंह सूरी। इस जयसिंह सूरी रचयिता किसके से? हमीर मदमर्दन के। इस हमीर मदमर्दन में दोस्तों इस भूताला युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो हमीर है दोस्तों इल्तुतमिश को कहा गया है। आगे बात करो दोस्तों 1248 के अंदर दिल्ली के सुल्तान है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद, जिसने आक्रमण किया था किस पर? जयत्र सिंह पर। लेकिन जयत्र सिंह ने इन्हें वापस धकेल दिया था पराजित करके। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को दोस्तों चीरवा के शिलालेख के अंदर जानकारी मिलती है जयत्र सिंह के बारे में, जिसे जयत्र सिंह को बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी शासक बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि जो मालवा, गुजरात, जांगल प्रदेश, दिल्ली के किसी भी शासक ने जयत्र सिंह को पराजित नहीं कर पाए। दोस्तों जयत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्यों से छुड़वाया था। इसके अलावा दोस्तों दशरथ शर्मा की बात करूं तो दशरथ शर्मा जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है। किसने? दशरथ शर्मा ने। तो ये तो दोस्तों जयत्र सिंह की बातें थी जो हमने कर ली है। अब आगे दूसरे शासक की बात करते हैं, जिसका नाम आता है दोस्तों तेज सिंह, जो जयत्र सिंह का ही पुत्र था। तेज सिंह। इस तेज सिंह की बात करते हैं दोस्तों। तेज सिंह की बातें कर रहे हैं दोस्तों हम। तेज सिंह के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये भी बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इनका जो कार्यकाल आता है दोस्तों, देखिए जयत्र सिंह का जो कार्यकाल था वो 1213 से 1253 तक था। इनका कार्यकाल आता है 1253 से 1273 तक। किसका? तेज सिंह का। दोस्तों तेज सिंह के बारे में बताया जाता है कि इनके काल के अंदर
किसके? तेज सिंह के काल। दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं इनकी उपाधियों की। तेज सिंह की जो उपाधियां हैं इनकी बातें कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या उपाधि हैं। तो तेज सिंह की दोस्तों दो प्रमुख उपाधियां हैं। प्रमुख उपाधि दो कौन कौन सी हैं? एक तो दोस्तों आती है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज किसकी उपाधि आती है दोस्तों? जैत्र सिंह की उपाधि आती है, सॉरी तेज सिंह की उपाधि आती है दोस्तों महाराजाधिराज। दूसरी आती है दोस्तों उमापति। देखिए उमापति वारलब्ध। उमापति वारलब्ध थोड़ा डिफिकल्ट नेम है दोस्तों, 2-3 बार याद करोगे याद हो जाएगा। देखिए उमा के पति वार करते हैं और तो उमापति वारलब्ध। वैसे इनकी कोई पत्नी नहीं थी उमापति नाम की, तो वैसे याद करने के लिए 2-3 बार याद करेंगे उमापति वारलब्ध तो याद हो जाएगा दोस्तों। ये जैत्र सिंह था दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये राजस्थान पुलिस, पटवार, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीट, RS तक के अंदर भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तेज सिंह का दोस्तों इस तेज सिंह के कार्यकाल के अंदर, किसके? तेज सिंह के कार्यकाल के अंदर मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ मिलता है। पहला चित्रित ग्रंथ किसके कार्यकाल का दोस्तों? तेज सिंह के कार्यकाल के अंदर मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम क्या आता है दोस्तों? इस उमापति वारलब्ध से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम आता है दोस्तों। इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो क्या आता है। चित्रित तो नाम आता है दोस्तों इसका, क्या नाम आता है? इस ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या है दोस्तों? एक बार दोबारा आप रिपीट कीजिए, कमेंट करिए, रिपीट करिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लिख देता हूं मैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम आता है दोस्तों ये तेज सिंह। दिखाई दे रहा है ना? ये लो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम आता है दोस्तों किसके? तेज सिंह का। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है इसके लेखक कौन थे? लेखक तो इसके लेखक थे दोस्तों कमलचंद। क्या नाम आता है दोस्तों? कमलचंद इसके लेखक थे। ये ताड़ के पत्तों पर चित्रित थी। ताड़ के पत्तों पर चित्रित है दोस्तों क्या? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ताड़ क्या होता है दोस्तों? ताड़ एक पेड़ आता है दोस्तों, हमारे एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। और इस ताड़ से दोस्तों ये जो हमारा खजूर का पेड़ आता है, नारियल का वृक्ष आता है, इस प्रकार का वृक्ष आता है, ठीक है, जिसमें 2 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, नर और मादा, ठीक है। तो ये ताड़ के इसके पत्ते हैं, हाथ की आकृति के होते हैं दोस्तों इसमें पत्ते। तो ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसने चित्रित किया था? कमलचंद ने। कब किया था दोस्तों? कब किया था? तो 1260 के अंदर। कब? 1260 में। सन 1260 ईस्वी के अंदर इसे चित्रित किया था किसने?
कमलचंद ने ताड़ के पत्तों पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के कार्यकाल के अंदर मिलता है पहला चित्रित ग्रंथ। इसके बारे में और अधिक से विस्तार से हम कहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जब हम मेवाड़ स्कूल की बात करेंगे। दोस्तों 4 स्कूल आते हैं हमारे, मेवाड़, मारवाड़ वगैरह। तो दोस्तों मेवाड़ स्कूल की जब बात करेंगे तो उस समय इसकी बात करेंगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की। तो दोस्तों ये तेज सिंह के काल के अंदर पहला चित्रित ग्रंथ मिलता है। इसी के अलावा दोस्तों इनकी पत्नी का नाम आता है पत्नी थी दोस्तों, क्या नाम है, जैतल देवी। जैतल देवी दोस्तों, जैतल देवी आती है इनकी पत्नी किसकी, इसकी तेज सिंह की। दोस्तों इस जैतल देवी ने चित्तौड़ में, इसी जैतल देवी ने दोस्तों चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। श्याम पार्श्वनाथ, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया ये मंदिर, तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी या फिर जैतल दे ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर करवाया। दोस्तों बताया जाता है ये भी बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। कौन, तेज सिंह। इनके कार्यकाल के अंदर दोस्तों बलबन ने, तुर्क जो आक्रमणकारी थे बलबन, इसने आक्रमण किया था और इस बलबन को दोस्तों पराजित कर दिया था। किसने, तेज सिंह ने, और इसे वापस खदेड़ दिया था दिल्ली की तरफ। तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी शासक होते हैं दोस्तों तेज सिंह। दोस्तों पराजित करके दिल्ली भेज दिया था वापस। तो तेज सिंह की दोस्तों यदि मैं बात करूं तो एक बार देख लेते हैं। तेज सिंह का कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तेज सिंह का दोस्तों 1253 से लेकर 1273 तक इनका कार्यकाल आता है। तेज सिंह की 2 प्रमुख दोस्तों उपाधि होती है, महाराज अधिराज और उमापति वार लब्ध। इनके कार्यकाल के अंदर, इन्हीं के समय के शासन के समय दोस्तों मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ मिलता है जिसका नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी दोस्तों, जिसके लेखक थे कमलचंद और ताड़ के पत्तों पर यह अंकित किया गया था, चित्रित किया गया था दोस्तों। और 1260 ईस्वी के अंदर इसे चित्रित किया गया था दोस्तों। आगे मैं यदि बात करूं तो इसी तेज सिंह की पत्नी आती है जिसका नाम आता है जैतल देवी, जिसने चित्तौड़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों तेज सिंह भी शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान तुर्क बलबन को पराजित करके उसे वापस दिल्ली की तरफ खदेड़ दिया था। तो ये तेज सिंह की बातें आ जाती है दोस्तों। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तेज सिंह के बाद शासक आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों समर सिंह। नाम आता है दोस्तों समर सिंह। ये समर सिंह दोस्तों शासक बनते हैं कहां के, दिल्ली के, मेवाड़ के शासक बनते हैं समर सिंह। इनका कार्यकाल आता है दोस्तों 1273 से 1302 तक। 1273 से 1302 तक काल आता है इनका शासनकाल। दोस्तों इनके समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? मैंने बताया था गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है, 1290 तक चलती है। 1290 के बाद दिल्ली के अंदर दोस्तों खिलजी वंश शासन करता है। 1290 में कौन सा वंश शासन करता है दोस्तों? खिलजी वंश शासन करता है। और इसी खिलजी वंश के अंदर दोस्तों यदि मैं बात करूं खिलजी वंश के बारे में, तो दोस्तों खिलजी वंश शासन करता है। और इसी खिलजी वंश के अंदर दोस्तों नाम आता है जलालुद्दीन
खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की नींव रखी थी 1290 में, और ये शासन करते हैं दोस्तों 1290 से 96 तक। इसके बाद आता है दोस्तों एक के अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों 1296 में शासन करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कब तक करते हैं दोस्तों? 1316 तक। दोस्तों हमने जब बात की थी रणथंभौर दुर्ग की, तो हमने वहां बात की थी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है कौन? उसी का भतीजा या उसी का दामाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है उसी का भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी। कब करता है? 1296 में, क्योंकि एक की साम्राज्यवादी नीति है दोस्तों, और इसी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने चाचा या दामाद की ससुर की हत्या कर देता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक की, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में खिलजी वंश का शासन था, अलाउद्दीन खिलजी होते हैं दोस्तों। इस अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सेनापति होते हैं जो मैंने नाम बताया था। एक आता है दोस्तों उलुग खां, एक आते हैं दोस्तों उलुग खां या उलुगु खां, दूसरे आते हैं दोस्तों नुसरत खां। दोस्तों तब ये इन सेनापतियों जो ये सेनापति उलुग खां, इनका छोटे भाई भी होते हैं ये उलुग खां ही। जब ये दोस्तों दोनों कहां पे जाते हैं? ये जगह आती है दोस्तों गुजरात। गुजरात पर आक्रमण के लिए जब जाते हैं तो दोस्तों ये किधर से होते जाते हैं? तो मेवाड़ से होकर जाते हैं, मेवाड़ के रास्ते से जाते हैं, क्योंकि जाते वक्त दोस्तों मेवाड़ के रास्ते से जाते हैं और आते समय ये आते हैं किधर? मैंने बात की थी जालोर की, तो जालोर से होते हुए जब वे वापस आते हैं और जाते वक्त गए थे इधर से मेवाड़ के रास्ते दोस्तों। तो मेवाड़ के रास्ते जाते हैं तो इस समर सिंह का एक सेनापति आता है दोस्तों, जिसका नाम होता है दोस्तों निम्भा। समर सिंह का सेनापति होता है निम्भा। दोस्तों इस निम्भा ने समर सिंह से कहा कि महाराज दिल्ली के सल्तनत सुल्तान की ये जो सेना इधर से जारी है मेवाड़ के रास्ते से, तो इनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। क्या लिया जाना चाहिए? टैक्स कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राज्य से होकर जा रही है। तो समर सिंह ने दोस्तों इस उलुग खां और नुसरत खां से टैक्स या कर का वसूल किया था। तो दोस्तों इसी का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद के अंदर 1303 के अंदर आक्रमण करते हैं किस पर? मेवाड़ पर दोस्तों। मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। तो बाकी बात करते हैं समर सिंह के बारे में, सिर्फ इतना ही आता है दोस्तों। बात करते हैं अगले शासक की। दोस्तों ये इन्होंने कर ले लिया समर सिंह ने, तो मेवाड़ से भी इनकी दुश्मनी हो गई किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो बात कर रहे हैं दोस्तों एक अगर दूसरे शासक आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों रावल रतन सिंह। नाम आता है दोस्तों रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह आते हैं दोस्तों जो रावल रतन सिंह है इनका कार्यकाल आता है 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। बहुत ही कम समय तक इन्होंने शासन किया था। अब देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मैंने बात की थी कि दुश्मनी हो गई थी मेवाड़ से, क्योंकि टैक्स या कर ले लिया था समर सिंह ने निम्बा के कहने पर। अब इनसे दुश्मनी हुआ। बात कर रहे हैं रावल रतन सिंह की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों रावल रतन सिंह होते हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो रावल रतन सिंह की बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो रावल रतन सिंह हैं ये रावल शाखा के हमने जब मेवाड़ स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मैंने बात की थी कि हम दो शाखाओं को पढ़ेंगे, एक रावल शाखा और एक सिसोदिया वंश। मतलब रावल शाखा और सिसोदिया शाखा की बात करेंगे किसमें? गोहिल वंश के अंदर। तो रावल शाखा के अंतिम शासक थे कौन? रावल रतन सिंह। तो दोस्तों रावल रतन सिंह की हम बातें कर रहे हैं। तो रावल रतन सिंह का दोस्तों एक पंडित होता है। पंडित का नाम क्या आता है दोस्तों? पंडित का नाम आता है राघव चेतन। राघव चेतन।
दोस्तों ये सारी जो बात करेंगे हम रावल रतन सिंह की, ये हम सारी बात करेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी बात करेंगे दोस्तों हम मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है दोस्तों पद्मावत। जो सारी की सारी जो बात कर रहे हैं हम रावल रतन सिंह की दोस्तों, तो मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के आधार पर करेंगे। इस पद्मावत के अनुसार बात कर रहे हैं दोस्तों। किसके अनुसार? पद्मावत के अनुसार बात करें हम दोस्तों। रावल रतन सिंह का एक पंडित था, नाम था राघव चेतन। साथ ही साथ दोस्तों इधर एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम श्रीलंका के शासक होते हैं। श्रीलंका के शासक होते हैं दोस्तों, जिनका नाम आता है गंधर्व सेन। बात कर रहे हैं दोस्तों हम पद्मावत के अनुसार। बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? श्रीलंका के शासक आता है गंधर्व सेन। पद्मावत के अनुसार ये हमारी सारी बातें होता है। इस गंधर्व सेन की एक पुत्री होती है दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों क्या? पद्मिनी। नाम आता है दोस्तों पद्मिनी। पद्मिनी नाम आता है श्रीलंका की गंधर्व सेन की ये पुत्री होती है दोस्तों पद्मिनी। बताया जाता है दोस्तों कि ये पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि पानी भी यदि वो पीती थी गले से दिखाई देता था। अब दोस्तों मैं भी पानी पी रहा हूं, देख रहा मेरा भी दिखाई देता है क्या? तो दोस्तों ये किंवदंती थी या फिर उसकी जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता का जो है इस प्रकार से वर्णन किया गया था कि उसका जो अगर वो पानी भी पीती थी तो पानी भी गले से दिखाई देता है। तो ये सिर्फ मतलब कि उसकी सुंदरता का परिचय फिर प्रमाण दिया गया कि वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। तो पद्मिनी थी। इस पद्मिनी के पास दोस्तों एक तोता था। तोता कौन सा प्रजाति का था? तो हीरामन तोता था दोस्तों। जो हीरामन तोता है दोस्तों, ये हूबहू व्यक्ति की तरह बोल सकते थे, उसकी नकल कर सकते थे। कौन सा? हीरामन तोता। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर भी प्राचीन काल के अंदर झालावाड़ की तरफ मिलते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर ये प्रजाति लुप्त हो चुकी है हीरामन तोते की। पद्मिनी थी, तोता था हीरामन तोता। दोस्तों ये हीरामन तोता उड़ता उड़ता कहां जाता है? मेवाड़। कहां पहुंच गया? मेवाड़। मेवाड़ में किसी शिकारी ने इस हीरामन तोते को पकड़ लिया और ये तोता पहुंच जाता है दोस्तों रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह के पास पहुंचता है तो रावल रतन सिंह देखता है हीरामन तोता है, तो हीरामन तोते से बोलता है कि हीरामन तोते तू बता, मेरे साम्राज्य चित्तौड़ के अंदर आपने जितनी भी राजकुमारी या फिर रानियां देखी है, क्या विश्व के अंदर इससे भी कहीं सुंदर राजकुमारी या रानी आपको मिलेंगी क्या? हीरामन तोता तो देखिए पद्मिनी का तोता था, तो अपनी मालिकिन का जिक्र क्यों नहीं करता, उसके गुणगान क्यों नहीं गाता? तो ये हीरामन तोता बोलेगा कि हे पागल शासक, अर्थात कि हे शासक, हे रावल रतन सिंह, तुम्हारी जो रानियां या राजकुमारियां हैं इससे तो सुंदर मेरी जो रानी थी या मेरी जो मालकिन है पद्मिनी, वो इससे भी बहुत सुंदर, विश्व के अंदर सबसे सुंदर है, जिसका नाम है पद्मिनी। श्रीलंका के शासक गंधर्व सेन की वो पुत्री है और मैं उसी का तोता हूं। वो तो विश्व के अंदर इतनी सुंदर है कि कोई भी देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। अब ये बात जब रावल रतन सिंह सुनता है दोस्तों, तो रतन सिंह भी क्या हो जाता है दोस्तों? दीवाना हो जाता है। किसका दीवाना हो जाता है दोस्तों? रावल रतन सिंह दीवाना हो गया पद्मिनी का। दीवाना हो गया दोस्तों पद्मिनी का। ये लो साहब, दीवाना हो गया। अब दीवाना हो गया तो रावल रतन सिंह की भी इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना मैं भी पद्मिनी को देखूं एक बार। तो ये श्रीलंका पहुंच जाता है गंधर्व सेन के पास और बोलता है कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है।
पद्मिनी, राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करना है। और दोस्तों गंधर्व सेन ने विवाह कर दिया था पद्मिनी का, किससे? रावल रतन सिंह से। दोस्तों रावल रतन सिंह का विवाह हो जाता है पद्मिनी के साथ। ये तो सब विवाह हो गया, अब रानी बन गई। अब इसकी दोस्तों मतलब इसके बारे में पहले से ही बहुत ही अफवाहें उड़ रही थी, या फिर वास्तव के अंदर कहा जाए तो इतनी सुंदर थी कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और तो दोस्तों जब इसके बारे में सुना जाता है तो पूरे राज्य के अंदर, मेवाड़ के अंदर ये हो जाता है कि रावल रतन सिंह ने एक नया विवाह किया है, रानी पद्मिनी आई है जो बहुत ही सुंदर है, उसके जितनी सुंदर कोई भी अन्य रानी या राजकुमारी नहीं है। दोस्तों जब वह उड़ती है तो ये एक दिन दोस्तों पद्मिनी के साथ बैठे थे रावल रतन सिंह, आपस में प्रेम संबंध कर रहे थे दोस्तों। तो किसने देख लिया था दोस्तों? इस राघव चेतन ने। दोस्तों राघव चेतन देखते ही दोस्तों पागल सा दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो पद्मिनी थी इसकी सुंदरता के चर्चे दूर दराज तक थे। तो राघव रतन सिंह भी जब देखता है दोस्तों, राघव चेतन भी देखता है इस पद्मिनी को, तो वो भी पागल सा दीवाना सा हो जाता है। और ये राघव चेतन दोस्तों, राघव जो चेतन है दोस्तों, ये जादू टोना जानता था। क्या जानता है दोस्तों? जादू टोना। राघव चेतन दोस्तों जादू टोना जानता था। इसने जादू टोना किस पर किया? पद्मिनी पर। ये जादू टोना राघव चेतन ने पद्मिनी पर किया। जब देख लिया रावल रतन सिंह ने, क्योंकि देखिए इतनी सुंदर है तो उसकी उस पर तो नजर तो रखी जाएगी कि कहीं कहीं दूसरे की नजर ना पड़ जाए। तो राघव चेतन ने रावल रतन सिंह ने इस राघव चेतन को देख लिया दोस्तों, और इस राघव चेतन को रावल रतन सिंह ने मेवाड़ से देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? देश निकाला। देश निकाला दे दिया कि यदि तू मेवाड़ में कहीं भी दिखा इसके बाद तो मैं तुझे मरवा दूंगा, इस वजह से तू मेवाड़ से निकल जा। अब राघव चेतन को देश निकाला दे दिया दोस्तों, तो राघव चेतन जाए तो कहां पर जाए? अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर, कहां पर दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली के अंदर किसका शासन था? दिल्ली के अंदर शासन था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दोस्तों 1296 से 1316 तक। तो इसके समकालीन होता है रावल रतन सिंह के, और रावल रतन सिंह से दुश्मनी अर्थात मेवाड़ से पहले से दुश्मनी होती है, क्योंकि जो मेवाड़ के शासक समर सिंह ने इनसे टैक्स वसूला था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। तो दोस्तों अब ये राघव चेतन है पहुंच जाते हैं साहब अलाउद्दीन खिलजी के पास, और इस अलाउद्दीन खिलजी से बोलते हैं कि देख अलाउद्दीन खिलजी, तेरी चिमना बेगम तो कुछ भी नहीं है। मैंने इस प्रकार की रानी देखी है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत ही दूर की बात है। बहुत ही सुंदर है वो, यदि वो पानी भी पीती है तो गले से दिखाई देता है, अर्थात इतनी सुंदर है कि कोई भी देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब ये बात सुनता है तो साहब देखने की इच्छा तो होती है, ये भी सोचता है एक बार मैं भी पद्मिनी को देखता हूं कि वो कैसी दिखती है, या उसकी चर्चा जो चल रही है पहले भी उसके कानों में आई थी, लेकिन जब ये राघव चेतन जब आके इसे बताता है तो ये और भी पागल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा किस पर? मेवाड़ पर। तो इस आक्रमण के कारण क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के कारण जानते हैं दोस्तों। पहले कारण की यदि मैं बात करूं तो पहला कारण होता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। ये हमने पहले भी बता दिया था कि एक की क्या थी? साम्राज्यवादी नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। यह थी दोस्तों पहला कारण। दोस्तों दूसरे कारण की यदि मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी का, तो दूसरा कारण था दोस्तों वही जो हमने बात किया था कि उलुग खां के द्वारा
उलुग खासे मेवाड़ के शासक समर सिंह द्वारा मेवाड़ के शासक समर सिंह के द्वारा टैक्स या कर लेना, टैक्स लेना या फिर कर लेना, ये दूसरा प्रमुख कारण था कि उलुग खासे मेवाड़ के शासक समर सिंह के द्वारा कर लेना। तीसरा प्रमुख कारण क्या आता है दोस्तों? तीसरा कारण आता है दोस्तों रावल रतन सिंह की पत्नी, रतन सिंह की पत्नी, क्या नाम आता है दोस्तों पत्नी का? पद्मनी। इसी पद्मनी के तो कारण सारा होना तो था दोस्तों, लेकिन पद्मनी का नाम आ जाता है उसमें। पद्मनी का अति सुंदर होना। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, इसका मेवाड़ पर आक्रमण करने के 3 प्रमुख कारण थे। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा उलुग खा से मेवाड़ का जो शासक समर सिंह था उसके द्वारा टैक्स लेना। तीसरा प्रमुख कारण आता है दोस्तों रतन सिंह की जो सुंदरता है, रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मनी, उसकी सुंदरता की चर्चे विश्व भर में या पूरे देश के अंदर होना, या वो अति सुंदर होना, ये 3 प्रमुख कारण थे। अब बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण। बात करते हैं दोस्तों, इधर तो आता है दोस्तों रतन सिंह, कौन आते हैं दोस्तों? रतन सिंह। और इधर आता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इस रतन सिंह के दोस्तों 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। गोरा बादल क्या थे दोस्तों? सेनापति थे, बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे। किसके? रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल दोस्तों। इधर अलाउद्दीन खिलजी होता है दोस्तों, आक्रमण करता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ये लो साहब दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रावल रतन सिंह पर। कब करता है दोस्तों? तो 1303 के अंदर दोस्तों। बताया जाता है कि 28 जनवरी 1303 के अंदर आक्रमण कब करता है दोस्तों? 28 जनवरी 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, या फिर आक्रमण के लिए चलता है दिल्ली से मेवाड़ पर। 28 जनवरी को पहुंच जाता है दोस्तों, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दोस्तों पहुंच जाता है 28 जनवरी 1303 के अंदर दोस्तों। और दोस्तों ये दुर्ग के बाहर बैठ जाता है। जब दुर्ग के द्वार नहीं खोले जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं कर पाता है दोस्तों। पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित होता है चित्तौड़गढ़ का। तो दोस्तों बात आती है 26 अगस्त 1303। 26 अगस्त 1303 के दिन अलाउद्दीन खिलजी का किस पर? चित्तौड़ पर। 26 अगस्त 1303 अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। अधिकार हो जाता है दोस्तों। और जो रावल रतन सिंह हैं और जो गोरा बादल होते हैं दोस्तों, ये केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात युद्ध करते हुए केसरिया या युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन दोस्तों? रावल रतन सिंह और उनके जो 2 सेनापति थे गोरा और
बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी जो पद्मिनी आती है दोस्तों, बताया जाता है कि रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, दोस्तों रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। और मेवाड़ का प्रथम साका, किसका दोस्तों? मेवाड़ का पहला साका होता है 26 अगस्त 1303 के अंदर। कब होता है दोस्तों? 1303 के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों उसका पुत्र भी आता है, दोस्तों, जिसका नाम होता है खिज्र खां। पुत्र आता है दोस्तों जिसका नाम होता है खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है दोस्तों कौन? खिज्र खां। ये भी इसके साथ आता है चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। और दोस्तों इसमें रावल रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा बादल केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ दोस्तों जौहर कर लिया था। जौहर कर लिया रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ। और दोस्तों बताया जाता है कि इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी व्यक्ति को जिंदा न छोड़ने की कसम खाई थी और सभी व्यक्तियों को मार दिया जाता है। दोस्तों बताया जाता है लगभग दोस्तों 15,000 लोगों की इस युद्ध के अंदर दोस्तों जान गई थी। रावल रतन सिंह होते हैं दोस्तों जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। और दुर्ग पर अधिकार होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ये जो दुर्ग है वो पुत्र खिज्र खां को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं दोस्तों? खिज्र खां को सौंप देते हैं। और दुर्ग का नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाता है। खिजराबाद। किसका नाम दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर, नीचे लिख देता हूं चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर दोस्तों खिजराबाद रख दिया जाता है। किसका? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। और चित्तौड़ दुर्ग खिज्र खां को सौंप के अलाउद्दीन खिलजी कहां चला जाता है? दिल्ली में चले जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मेवाड़ में रावल रतन सिंह की वीरगति को प्राप्त हुए। मेवाड़ का पहला शाखा हो गया दोस्तों 1303 के अंदर। एक बार देख लेते हैं रावल रतन सिंह के बारे में दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों रावल रतन सिंह की। तो दोस्तों रावल रतन सिंह का कार्यकाल आता है 1302 से 1303 ईस्वी तक। मात्र 1 साल इन्होंने शासन किया था दोस्तों। रावल रतन सिंह के दरबार के अंदर एक पंडित थे जिसका नाम आता है दोस्तों राघव चेतन। दोस्तों राघव चेतन आते हैं दोस्तों। ये हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के आधार पर। दोस्तों इसके आधार पर श्रीलंका के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम आता है गंधर्व सेन। इस गंधर्व सेन की एक पुत्री होती है जिसका नाम आता है दोस्तों पद्मिनी। इस पद्मिनी के पास दोस्तों एक तोता होता है, हीरामन प्रजाति का तोता होता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह हूबहू बोल पाता है, नकल कर पाता है। दोस्तों ये हीरामन तोता उड़ता हुआ किसी प्रकार से मेवाड़ पहुंच जाता है। और मेवाड़ पहुंचने पर किसी शिकारी ने इसे पकड़कर मेवाड़ के महाराजा रावल रतन सिंह तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों जब रावल रतन सिंह की इस हीरामन तोते से पूछते हैं क्या तुमने मेवाड़ के अंदर जो जितनी भी राजकुमारी और रानियां देखी है इससे सुंदर कहीं भी कोई महिला या फिर रानी राजकुमारी देखी है? तो हीरामन तोता तो दोस्तों पद्मिनी का तोता था। तो ये अपनी मालकिन का गुण गाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी जो मालकिन है रानी राजकुमारी पद्मिनी वो इतनी सुंदर है कि उसके जितना सुंदर विश्व में कोई भी नहीं। यदि वो पानी भी पीती है तो गले से पानी भी दिखाई देता है। रावल रतन सिंह साहब दीवाने हो जाते हैं। किसके दीवाने? पद्मिनी का। और पद्मिनी को देखने का विचार करते हैं और श्रीलंका पहुंच जाते हैं। और जो गंधर्व सेन है उससे कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री या आपकी राजकुमारी है जो पद्मिनी है उससे विवाह करना है भाई। क्योंकि देखो दीवाने हो गए, पागल हो गए, इतनी सुंदर जो पद्मिनी थी। विवाह हो जाता है दोस्तों रावल रतन सिंह का राजकुमारी पद्मिनी के साथ। और पद्मिनी को ले आते हैं कहां पर?
मेवाड़ के अंदर दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर ले आते हैं। देखिए एक दिन दोस्तों रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के साथ प्रेम कर रहे थे दोस्तों, दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। राघव चेतन दोस्तों जो इसका दरबार के अंदर पंडित था, देखता है दोस्तों दोनों को, और देखते ही दोस्तों रानी पद्मिनी को देखते ही राघव रतन सिंह पागल सा दीवाना सा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी सुंदरता के जो गुणगान थे विश्व भर में प्रचलित थे। तो पद्मिनी को देखते ही राघव चेतन पागल सा हो जाता है दोस्तों, और ये भी इसे पाने की कोशिश करता है, किसको? पद्मिनी को, और जादू टोना करता है रानी पद्मिनी पर। जब जादू टोना करता है तो देख लेता है दोस्तों रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह राघव चेतन को दोस्तों देश निकाला दे देते हैं, देश निकाला दे देते हैं, और बोलते हैं कि यदि दोबारा नजर आ जाता है मेवाड़ में तो तेरी हत्या कर दी जाएगी, मरवा दिया जाएगा। राघव चेतन दोस्तों यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं कि तुम्हारी बेगम जो चिमना बेगम है वो तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इतनी सुंदर महिला या इतनी सुंदर रानी देखी है कि विश्व में उससे सुंदर कोई भी नहीं। ये बोलते हैं मुझे मेरी भी मान सम्मान इज्जत का बदला लेना है, और तुम्हें रानी को प्राप्त कर सकते हो और मेवाड़ पर शासन कर सकते हो। दोस्तों जब ये बात बोलते हैं तो दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी होते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं ये भी देखते हैं दोस्तों। आक्रमण के 3 प्रमुख कारण थे। एक तो थी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति दोस्तों, दूसरी आती है उलुग खां। जब दोस्तों गुजरात आक्रमण के लिए जाता है तो मेवाड़ से होकर जाता है, तो मेवाड़ के शासक समर सिंह के द्वारा इस उलुग खां से टैक्स लिया जाता है। और तीसरा कारण आता है दोस्तों रतन सिंह की जो रानी पद्मिनी थी उसकी सुंदरता का विश्व भर के अंदर प्रचार प्रसार होना। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है मेवाड़ पर रावल रतन सिंह पर। दोस्तों रावल रतन सिंह के 2 प्रमुख सेनापति होते हैं दोस्तों, गोरा और बादल। आक्रमण करता है दोस्तों 28 जनवरी 1303 के अंदर चित्तौड़ पर दोस्तों, लेकिन दुर्ग को नहीं जीत पाता है, कई महीनों तक दोस्तों पड़ा रहता है इसी चित्तौड़ में। और 26 अगस्त 1303 के दिन दोस्तों लगभग 6 महीने बाद, लगभग 8 महीने के बाद दोस्तों 26 अगस्त 1303 के अंदर रावल रतन सिंह को पराजित कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और दुर्ग पर अधिकार हो जाता है चित्तौड़ पर किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। रावल रतन सिंह और उसके जो सेनापति थे गोरा बादल, वो केसरिया करते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं रानी पद्मिनी ने। दोस्तों रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया, और मेवाड़ का पहला शाखा होता है 1303 के अंदर। दोस्तों अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, और दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाता है। ये तो दोस्तों ये बात हो गई रावल रतन सिंह की। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो रावल रतन सिंह हैं ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इसके बाद सिसोदिया वंश की हम बातें करेंगे इसी में दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, खिजराबाद नाम बदलकर खिज्र खां को सौंप दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बीमार होते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब बीमार होते हैं तो जो खिज्र खां थे दोस्तों, जो खिज्र खां हैं ये दिल्ली आते हैं। खिज्र खां दिल्ली आ जाते हैं, और जो चित्तौड़ दुर्ग दिल्ली आ गए दोस्तों, और जो चित्तौड़ दुर्ग है वो मूछला मालदेव को सौंप जाते हैं। कौन? खिज्र खां। चित्तौड़गढ़ किसे सौंप दिया दोस्तों? एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों मूछला मालदेव। दोस्तों ये मूछला मालदेव कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये जो मूछला मालदेव थे ये जालोर के शासक, जब हमने पढ़ा था तो जालोर के शासकों के अंदर दोस्तों ये होते हैं मूछला मालदेव, चौहान वंश के होते हैं दोस्तों। किस वंश के? चौहान वंश के। जब हमने जालोर में कानड़ देव को दोस्तों पढ़ा था तो ये कानड़ देव के ही भाई थे मूछला मालदेव, जो उस समय साथ देते थे किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो दोस्तों जो खिज्र खां थे इसे मूछला मालदेव को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया। चित्तौड़गढ़ किसको सौंप दिया गया दोस्तों? मूछला मालदेव को। और इस मूछला जो मालदेव हैं इसी का पुत्र आता है जिसका नाम होता है दोस्तों जय सिंह या जैसा। इसकी भी बात करते हैं। मूछला मालदेव ने दोस्तों अपने पुत्र
जिसका नाम क्या आता है दोस्तों, जिसका नाम आता है जैसा या जयसिंह, जैसा या फिर आता है दोस्तों जयसिंह। इस मूसला महादेव ने चित्तौड़ दुर्ग अपने पुत्र जैसा या जयसिंह को सौंप दिया था दोस्तों। और जो हमने बात करते हैं कि दोस्तों कि एक व्यक्ति थे दोस्तों, हमने बात की थी किसी के अंदर, मेवाड़ के अंदर राहप, दोस्तों राहप की बात की थी जिसने सिसोदा ग्राम बसाया था। हमने इसकी बात कर ली थी दोस्तों कल के वीडियो के अंदर। इसने सिसोदा ग्राम बसाया था और इसी राहप का एक वंशज होता है दोस्तों, जिसका नाम क्या आता है, हमीर। नाम आता है दोस्तों हमीर। इस हमीर ने दोस्तों जैसा को पराजित किया। किसको? जैसा को पराजित किया और चित्तौड़ पर दोबारा से अधिकार कर लिया। किसने? हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया साहब हमीर ने। इस हमीर को ही दोस्तों इसी ने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, क्योंकि जो सिसोदा ग्राम थे ये सिसोदा ग्राम के जागीरदार कहलाते थे, जिसे सिसोदिया कहा जाता था। क्या? सिसोदिया। तो ये हमीर सिसोदिया थे जिन्होंने दोस्तों चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था। किसने? हमीर ने दोस्तों चित्तौड़ पर दोबारा से अधिकार किया था। और जो मेवाड़ का जो गोहिल वंश की दूसरी शाखा आ गई दोस्तों, कौन सी? सिसोदिया वंश। कौन सी दोस्तों? सिसोदिया वंश। और इस सिसोदिया वंश का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है हमीर से और सिसोदिया वंश की नींव पड़ जाती है दोस्तों। और जो रावल शाखा है वो समाप्त हो जाती है रावल रतन सिंह की मृत्यु या फिर वीर गति को प्राप्त होने के बाद, और सिसोदिया वंश का दोबारा से आगमन हो जाता है दोस्तों, और गोहिल वंश आगे भी चलता है। इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों एक बार और मैं देख लेता हूं, यहीं पे देखते हैं दोस्तों एक बार। तो दोस्तों देखिए, जो खिज्र का है ये चित्तौड़ पर दोस्तों अधिकार हो जाता है खिज्र खां का। लेकिन दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ते हैं तो एक खिज्र खां थे जो अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं दिल्ली, और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मूछला मालदेव को सौंप के चले जाते हैं। ये मूछला मालदेव थे दोस्तों जालोर के चौहानों में दोस्तों, जो जिसे हम सोनगरा चौहान भी बोलते हैं। जालोर के चौहान के कानड़ देव चौहान के भाई थे मूछला मालदेव, जिन्होंने विश्वासघात किया था किससे? कानड़ देव चौहान से दोस्तों। तो ये सोनगरा चौहान थे दोस्तों, इसने अपने पुत्र जैसा या जयसिंह को सौंप दिया चित्तौड़गढ़। और इधर दोस्तों जो मेवाड़ का है दोस्तों दूसरी शाखा थी राहप, जिसने सिसोदा गांव को बसाया था, सिसोदा के जागीरदार कहलाते थे। इसी के दोस्तों राहप के वंशज ने, इसी राहप का वंशज आता है हमीर, जिसने जैसा या जयसिंह को पराजित किया था दोस्तों, और वापस चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। और सिसोदिया वंश की चित्तौड़ के अंदर नींव पड़ जाती है दोस्तों। और जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक रावल रतन सिंह होता है, जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है 1303 के अंदर, और जिसमें मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।